एवरीवन एंड वेलकम टू सीबीएल। आप सबका स्वागत है हरियाणा सिविल सर्विसेज की साइंस एंड टेक मॉड्यूल में। अब तक आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है और आप जोर शोर से लगे हुए तैयारी करने। अब मेरे साथ आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करेंगे। एंड साइंस और टेक मॉड्यूल, अगर आपने सिलेबस देखा है तो साइंस एंड टेक मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीएस का, राइट। 15 से 20 क्वेश्चंस आपको हर साल इसमें मिलते हैं, राइट। जितने एग्जाम्स होंगे उसमें अगर आप ध्यान से देखें प्रीवियस पेपर्स में 15 to 20 क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक मॉड्यूल में से हैं। सो दैट मीन्स मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आपकी रैंकिंग में, आपके मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सो हम साइंस में पढ़ेंगे सभी जनरल टॉपिक्स, राइट। जनरल टॉपिक्स चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो या बायोलॉजी से हो, और साथ ही साथ इनके करंट अफेयर्स भी, यानी कि क्या रिसेंट इनोवेशंस हैं इन ऑल द फील्ड्स ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ हमारी डेली लाइफ में साइंस क्या रोल प्ले कर रही है, राइट। सो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करेंगे और सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन्स को हमारी लाइफ से जोड़कर देखेंगे। कुछ तो इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे जो राइट बिल्कुल ऐसे ही उठाकर दे दिए जाते हैं कि कौन सा नोबेल प्राइज 2018 में किसके लिए दिया गया, इस ईयर में नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए दिया गया इन साइंस फील्ड। सो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बेसिक फिनोमिनन को भी समझेंगे हम, राइट। सो आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, बिल्कुल, और बहुत ही ध्यान से आराम से सारा साइंस का मॉड्यूल हम कंप्लीट करेंगे, राइट। सो साइंस, जैसा मैंने आपको बोला, इसमें हमारे पास आएगा मेजर developments in the field of science and technology, कम्युनिकेशंस एंड स्पेस और जनरल अवेयरनेस आपकी टेस्ट की जाएगी, राइट। सो चीज़ें बहुत सारी हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, राइट। हमें पता है कि लाइट है, पर लाइट के बेसिक प्रोसेसेस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हमारी ज़िंदगी में कहाँ इंपॉर्टेंट है, कौन सी डिजीज़ बैक्टीरियल है, वायरल है, ये हमें पता होना ज़रूरी है। सो बेसिकली फिर वही बात कहूँगी, साइंस को हम डेली लाइफ से जोड़ के देखेंगे, साइंस की हम करंट इनोवेशंस देखेंगे और बेसिक फिनोमिनन बिहाइंड एवरी मेजर प्रोसेस वो सब देखेंगे, राइट। अब लेक्चर प्लान क्या रहेगा हमारा? सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिजीजेस से। डिजीजेस में हम कवर करेंगे सभी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट। सो टर्म्स सुन के घबराना नहीं है, वील ग्रेजुअली लर्न दीज टर्म्स, राइट। इनका डिफरेंस देखेंगे और इसके बाद हम जेनेटिक्स की बात करेंगे, यानी कि हम हेरिडिटी की बात करेंगे। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, राइट। बात करेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस में। सो बायोटेक्नोलॉजी यानी कि हम बायोज, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे और कैसे हम डीएनए को यूज़ करके अपने इस टाइम में माइक्रोब्स को यूज़ करके, डीएनए को यूज़ करके कैसे न्यू इनोवेशंस कर रहे हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे इस लेक्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस में। बात करेंगे हम द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट। चाहे वो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, चाहे नॉन कन्वेंशनल है, रीन्यूएबल है या नॉन रीन्यूएबल है, और कैसे इनका इम्पैक्ट है हमारी लाइफ के अंदर। सो एनर्जी चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर बात हम करेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मतलब जो एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। इन एन एटम वी नो द सेंटर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में प्रेजेंट एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। सो हमारे देश में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए क्या हो रहा है और हम कहाँ कितना प्रोग्रेस कर चुके हुए हैं वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर चलेंगे जी अर्थ से बाहर, हम बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी की। स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, गगनयान क्या है और डिफरेंट मिशंस हमारे इंडिया के क्या हैं और बाकी सब कंट्रीज के साथ हमारी कोलैबोरेशन क्या है। तो हम बात करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी की, ठीक है जी। अब इतना सारा पढ़ने के बाद एक टेस्ट तो बनता ही है, राइट। सो टेस्ट आप साथ साथ देंगे। दिस विल टेस्ट, सिर्फ टेस्ट हमारे लिए नहीं है, टेस्ट आपके लिए, आपको अपने आप की सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी कि ये टॉपिक मुझे अभी और पढ़ने की ज़रूरत है। सो राइट, विल टेक रेगुलर टेस्ट और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर हम बात करेंगे
डिफेंस टेक्नोलॉजी के अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स की हम बात करेंगे और डिफेंस में देखेंगे कि इंडिया के डिफेंस पैरामीटर्स पर हम वर्ल्ड पैरामीटर्स पे इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी कहाँ स्टैंड करती है, राइट. देन विल टॉक अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी एंड विल टॉक अबाउट द लेजर टेक्निक. नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, नैनो वर्ड का मतलब क्या है, और अगर हम नैनो वर्ड का मतलब समझ गए तो ये हमारे को टेक्नोलॉजी कहाँ हेल्प कर रही है, ये सब देखेंगे. लेजर्स जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको लैसिक का पता है, हम आई सर्जरीज कराते हैं, राइट. सो लेज़र यूज़ कर रहे हैं, बट इसके पीछे का प्रोसेस क्या है वो सब हम समझेंगे. ठीक जी. फिर हम आएंगे रोबोटिक एज के अंदर. रोबोट्स क्या है, अब तक हमने सुना ही सुना है, सोफिया क्या है, बट ये रोबोटिक्स फील्ड कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है, ये सब भी देखेंगे रोबोटिक्स में. देन विल स्टडी इन डिटेल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, सारे साइबर क्राइम्स को, ये सब भी पढ़ेंगे, राइट. अब जहां हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स के साथ लिंक करेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स की आज की डेट में, तो वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले करती है ये भी देखेंगे. देन विल टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये क्या होती हैं और कैसे इंपॉर्टेंट हैं किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, इस बारे में देखेंगे. ठीक. देन अगेन पढ़ने के बाद टेस्ट इज अ मस्ट. टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट. सो ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे. अब जैसे मैंने कहा कि साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका रिजल्ट के अंदर, आपके मार्क्स के अंदर. सो मेक और ब्रेक का काम कौन करेगा? साइंस. जहां आपको 15 से 20 सवाल मिलेंगे और उनके बिल्कुल सटीक आंसर्स होंगे, और वो कब दे पाओगे? जब आपने इस पूरे मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ा होगा. सो नज़र डालते हैं जो पिछले कुछ साल में पूछे गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल हैं, राइट. जैसे मैं यहाँ बात करूंगी प्रीलिम्स पेपर 2019 की. सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ड्वार्फ प्लैनेट विच वाज डिस्कवर्ड इन 2005. अब 2005 में डिस्कवर्ड ड्वार्फ प्लैनेट, राइट. सो ये एक छोटा सा फैक्ट है. सो अगर आप ये फैक्ट को याद रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे, एंड द आंसर इज एरिस, राइट. सो ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट एक्चुअली होता क्या है, ऑर्बिट क्या है, ये सब चीजें हम अपने स्पेस चैप्टर में कवर करेंगे, राइट. देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फिर आपका प्रीलिम्स 2019 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वो है पिगमेंट कंटेनिंग एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स. ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि लाइट रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी कैरी करते हैं, जिनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है. सो पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं, बी इट फिशेस, बी इट मैमल्स, दे आर कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर्स, राइट. ये पाए जाते हैं एम्फीबियंस, फिशेस, रेप्टाइल्स एंड क्रस्टेशियंस, राइट. और हमारे अंदर अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स कहलाएंगे मेलानोसाइट्स, जो कि रिलीज करेंगे एक पिगमेंट मेलानिन. ठीक जी. तो ये छोटी छोटी बातें हम करेंगे अपने साइंस मॉड्यूल में, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी. अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. एक वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई किया जाए, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी वो कहलाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी. ठीक. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ. हम स्पीड की बात करते हैं और वेलोसिटी की बात करते हैं. सो स्पीड इज विदाउट अ डायरेक्शन, सो वो हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी. और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और मैं डायरेक्शन को स्पेसिफाई करूँ तो वो बन जाएगी वेलोसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी. सही. तो बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट. The next question is the Nobel Prize for Physics in 2018 was awarded in the field of, याद रखेंगे, it was given in the field of laser physics. A trio of scientists was there, namely Arthur Ashkin of the US, Gerard Mourou of France and Donna Strickland of Canada. So इनको दिया गया 2018 में for their pioneer work in laser physics, right. Next question.
Which of the following designed the world's first 30 kilowatt class Athena drone destroying laser? So ये Athena जो कि ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने वाली लेजर है, ये डिजाइन की गई थी लॉकहीड मार्टिन ने, राइट? ठीक जी, नाम है और नाम आपको याद रखना है, राइट? सो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आएंगे जो कि जब हम चैप्टर्स कवर करेंगे, धीरे धीरे अपने टॉपिक्स कवर करेंगे, उसमें आपको नाम दिखाई देंगे और नामों को आपको याद करना है। और वो कैसे याद होंगे? एक बार दो बार आप पढ़ोगे, ग्रेजुअली यू लर्न द थिंग्स, राइट? देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है, राइट? अब यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रदरफोर्ड एंड रॉयंटन। ठीक जी, सो अब इनके साथ इनको मैच करना है। हमारी ऑप्शंस दे रखी है, स्प्लिटिंग ऑफ एटम एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो ये किया था रदरफोर्ड ने। इनका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, राइट? देन देयर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात की है, जिनका नाम एसोसिएटेड है एंटीबायोटिक्स से। ठीक जी, फिर है हमारे पास लुइस पास्चर, उनके बारे में बात करेंगे। एंड देन देयर इज रॉयंटन जो कि एसोसिएटेड है एक्सरे से। ठीक जी, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 1C, लुइस पास्चर एसोसिएटेड विद एंजाइम लाइसोजाइम, जो कि सुसाइडल एंजाइम है, डिस्ट्रॉइंग एंजाइम है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है। सो ये सब साइंटिस्ट पढ़ेंगे, साइंटिस्ट की डिस्कवरीज मेन पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन से साइंटिस्ट का नाम किस प्रोसेस से, किस फिनोमिनन से एसोसिएटेड है, राइट? सो आंसर हियर बिकम्स लुइस पास्चर एंजाइम लाइसोसोम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक्स, रदरफोर्ड विद द स्प्लिटिंग ऑफ एटम एंड देन रॉयंटन विद द डिस्कवरी ऑफ एक्स-रेज। ठीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई इज रेडियो कार्बन डेटिंग नॉट गुड फॉर मटीरियल मोर देन 30,000 ईयर्स ओल्ड? अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ होगा तो मुझे ये समझ आ जाएगा कि 30,000 ईयर ओल्ड के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग क्यों ठीक नहीं है, राइट? सो पहले मुझे ये पता होना चाहिए रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है, जो कि एसोसिएटेड है रेडियो एक्टिव डिके से, और वो एसोसिएटेड है कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होती है। ठीक जी, तो ये फिनोमिनन है, इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये 30,000 ईयर ओल्ड ऑब्जेक्ट की डेट कैलकुलेट या एज कैलकुलेट करने के लिए क्यों नहीं यूज होता? बिकॉज द अमाउंट ऑफ C14 जो कि रेडियो एक्टिव कार्बन है बिकम्स ऑलमोस्ट इनमेजरेबली स्मॉल इन 30,000 ईयर्स। 30,000 साल बाद इतनी कम उसकी अमाउंट रह जाती है कि इट इज नॉट मेजरेबल, राइट? सो बेसिक फिनोमिनन क्या है वो देखेंगे। ठीक, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि यूज कर रहे हैं हम डेली लाइफ के अंदर, पर उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना जरूरी है। Then we'll move to the next question. The anti-tank missile successfully tested by DRDO on 28th Feb 2018. ये हमें सबको पता है, it is Nag, right, with a range of 3 to 7 kilometers. Right. Next we'll move on to the question, match the following, column 1 and column 2. Biochemistry, material chemistry, physical chemistry and analytical chemistry. ये सब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, सो नाम से ही बहुत कुछ पता चल जाएगा। बायो केमिस्ट्री, बायो का मतलब ही होता है लिविंग, राइट? सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम डिटेक्ट करेंगे किनको, केमिकल केमिस्ट्री को यूज करेंगे इन द लिविंग फॉर्म्स, दैट इज सी, केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी ऑल आर मेड अप ऑफ बायोकेमिकल्स, तो उनके प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। मटीरियल केमिस्ट्री क्या है? मटीरियल केमिस्ट्री है जहाँ पर हम सॉलिड स्टेट मटीरियल्स को और पॉलीमर्स को डिज़ाइन करते हैं, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बन जाती है मटीरियल केमिस्ट्री। देन देर इज फिजिकल केमिस्ट्री जो कि फिजिक्स के प्रोसेसेस को यूज करेगी और उसका केमिकल एस्पेक्ट देखेगी। सो फिजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल प्रोसेसेस। एनालिटिकल केमिस्ट्री, वर्ड एनालिटिकल ही एनालिसिस से आता है। सो एनालिसिस जब हमने करनी है, हमने डिटेक्शन करनी है, डिटेक्शन ऑफ केमिकल्स एंड कंपाउंड्स, राइट? सो द आंसर बिकम्स D, 1C, 2D, 3A and 4B.
सो अलग अलग ही केमिस्ट्री की ब्रांचेस अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है। जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री है, हम जब पॉल्यूटेंट्स को एनालाइज करना है, किसी चीज़ की कॉम्पोजिशन को एनालाइज करना है, तो वहाँ पर यूज होगी एनालिटिकल केमिस्ट्री। जब हमने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है रिगार्डिंग द बेसिक फिजिक्स को ध्यान रखते हुए, फिजिकल केमिस्ट्री। मटीरियल केमिस्ट्री, ठीक, कैसा मटीरियल कहाँ यूज होगा उसकी केमिस्ट्री को समझना इज मटीरियल केमिस्ट्री। सो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको अभी बात की। ठीक जी, नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग गैल्वानोमीटर, हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर, टोनोमीटर। सो मीटर वर्ड जहां लग जाए ना ये डिवाइस बन जाते हैं, राइट। सो कौन सा डिवाइस किसके लिए यूज होता है ये हम देखेंगे। गैल्वानोमीटर फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी लेवल को करेगा, ठीक है जी। टोनोमीटर इंटरनल प्रेशर ऑफ द आई, मैनोमीटर प्रेशर ऑफ गैसेस। सो हमारा आंसर बन जाएगा बी। सो मीटर वर्ड जहां आप देखेंगे वहां हम डिवाइसेस की बात करेंगे, जहां हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, वहीं किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज हो रहा है ये भी देखेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज बम्बार्ड। अब यूरेनियम पे आ गए, इसका मतलब हम रेडियो एक्टिव डिके की बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। सो न्यूक्लियर एनर्जी में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। यूरेनियम इज बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन्स, इट ब्रेक्स अप इनटू टू नियरली इक्वल मासेस। सो ब्रेकिंग रिएक्शंस क्या होंगी, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, राइट। सो आंसर हो जाएगा सी। ठीक जी, इसके साथ ही न्यूक्लियर फ्यूजन को भी पढ़ेंगे और दोनों के अपने अपने क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं ये भी देखेंगे, राइट। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच इंडियन सिटी इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड। इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद। सो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और उन्हें हमें याद करना पड़ेगा कि ये कौन सी जगह से एसोसिएटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, right. Now I'll move on to the next questions. Newton's first law of motion is also known as. So Newton's first law क्या state करता है, an object in motion remains in motion or an object at rest remains at rest until an external force is applied on it. So basically यही concept है inertia का। inertia एक body का अपना internal property है जिससे वो resist करती है कोई भी change in स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। सो हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, राइट। अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो ग्लास पड़ा है आपके टेबल पे तो वो वहीं पे रहेगा अनलेस आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उस पर, और यही उस ग्लास की इनर्शिया है, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ इट्स रेस्ट। ठीक जी, सो बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, द फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया और द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, राइट। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट, द बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल्स, जिन्होंने सेल्स को के फंक्शन को डिस्कवर किया, अ फेमस साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट हुक। ठीक जी, नेक्स्ट द साइंस बेस्ट सेलर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एन इंपॉर्टेंट बुक which made it to the Guinness Book of Records, was written by a famous physicist Stephen Hawking. ठीक, नेक्स्ट चलेंगे हम। जानकी Amal was the first Indian woman to get a PhD and honorary DSc from the University of Michigan in which subject? So she received her PhD in botany, did her PhD in botany. She was a botanist. Okay. नेक्स्ट चलेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर। सो विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर की जब हम बात करें तो यहाँ पर याद रखेंगे ये एसोसिएटेड है लेटेंट हीट के साथ। लेटेंट वर्ड का मतलब ही हिडन है। सो ऐसी हीट जो दी गई है जो कि टेम्परेचर को रेज नहीं कर रही बट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारा सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है, सो सच अ हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। ठीक जी, नेक्स्ट चलेंगे, इन ट्रेजेडीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग स्पूरियस लिकर द एक्टिव एजेंट कॉजिंग सच ट्रेजेडीज याद रखेंगे दैट इज मिथेनॉल, या जिसे हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, डिग्रेडेड अल्कोहल, कई बार न्यूज में सुना जाता है कि नकली शराब पीने से इतने लोगों की डेथ होगी। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द एडल्ट्रेशन, because of presence of methyl alcohol which is highly toxic, right. Then we'll move to the next
पार्ट, अब वो तो मैंने 2019 के क्वेश्चन डिस्कस करे। सो अब देख रहे हैं 15 से 20 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे HCS 2014 प्रीलिमिनरी एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चंस। लेट्स हैव अ लुक एट देम। ठीक, हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अब जब हम साइंस पढ़ेंगे तो किस चीज को दिमाग में रख के पढ़ेंगे, कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है और उस कॉन्सेप्ट को लगाना है अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में, राइट, क्वेश्चन सॉल्विंग में। सिलेक्टिव स्कैटरिंग इज कॉज्ड बाय, सो सिलेक्टिव स्कैटरिंग तब होती है जब पर्टिकुलर वेवलेंथ पर लाइट को स्कैटर किया जाता है। सो ये एयर मॉलिक्यूल्स भी करते हैं, डस्ट मॉलिक्यूल्स। सो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ये रेलिग स्कैटरिंग इज शोन बाय ऑल ऑफ द अबव। ठीक जी, नेक्स्ट बात करते हैं हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन हम सबको पता है ना, हम बात करते हैं यार तेरा HB चेक कराया है तूने, सो HB इज हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन अगर वर्ड को स्प्लिट कर लूं तो हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, और इसके साथ अटैच्ड है हीम ग्रुप, यानी कि आयरन ग्रुप अटैच्ड है। हेमेटाइट हमारे आयरन का ओर होता है। ठीक, सो बेसिक टर्म समझ में आ गई। अब मैं अगर ये वाली ऑप्शंस पढ़ूंगी तो मुझे आंसर पता चल जाएगा। ठीक, सो ऑप्शन डी यहां पर आंसर है। वो क्या कहता है? द आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन क्यों कहा? क्योंकि आयरन अटैच्ड है इस प्रोटीन के साथ, और हम सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है थ्रू विद द हेल्प ऑफ दिस पिगमेंट प्रेजेंट इन RBCs, राइट, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक, सो मुझे मतलब अगर पता है टर्म का तो मैं अपना क्लियरली आंसर देख सकती हूँ। इन द ब्लड सेल्स ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स एज वेल एज द टिश्यूज ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से 5th क्लास से हम शुरू हो जाते हैं कि CO2 रिलीज होता है एटमोस्फेयर में विच वर्क्स एज अ पॉल्यूटेंट, चाहे वो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से आ रहा है। सो उससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है विच लीड्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। The heat does not escape the atmosphere, ठीक है जी, इन गैसेस की वजह से, and this leads to greenhouse effect. They are not reflected back to the space. जो सन की रेज हैं आ तो गई, वापस नहीं जा पाएंगी। सो टेम्परेचर राइज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, एंड दिस विल लीड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है जी, थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे इसे। ठीक, अब हम 5th 6th के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ऊपर आके इसको पढ़ेंगे, right? Then I move on to the next question. Bohr model can explain the structure of an atom or ion containing one electron only. So Bohr model ने बहुत सारी problems जो कि रदरफोर्ड मॉडल ने दी थी उसको दूर कर दिया था। So Bohr मॉडल ने कहा कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो हर साइंटिस्ट की अपनी एक कंट्रीब्यूशन होती है साइंस में, राइट। सो आने वाले साइंटिस्ट जो है वो पिछले साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रख के दैट गिव्स अ न्यू आइडिया टू डिसिफर और टू डिस्कवर समथिंग न्यू। ठीक, तो हमने ये ध्यान रखना है, ओके। सो कोई भी साइंटिस्ट को आप पढ़ेंगे तो उसको उसके पहले डिस्कवरी से, जो उससे पहले डिस्कवरी हुई है या आने वाली जो डिस्कवरीज हैं जो उसके बाद हुई हैं, उनको ध्यान रख के, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स को ध्यान रख के पढ़ेंगे। ठीक जी, नेक्स्ट है हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज इन एन, ये याद रखेंगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, बट कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स यूज नहीं होगा। सो अगर टेम्परेचर चेंज होना है, वॉल्यूम चेंज होना है, प्रेशर चेंज होना है, तो एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी, हीट एनर्जी कहाँ से ली जाएगी? फ्रॉम द प्रोसेस इटसेल्फ। ठीक, और जब अपने अंदर से ही हीट ले ली जाएगी, सो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर विल डिक्रीज। ठीक जी, नेक्स्ट चलेंगे। सो द टेम्परेचर ऑफ गैस ड्रॉप्स इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट। सोलर इक्लिप्स विल टेक प्लेस व्हेन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हेन द मून लाइज बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक जी, बेसिक क्वेश्चन, कुछ इसमें समझने वाला नहीं है, पढ़ते आए हैं हम हमेशा।
देन नेक्स्ट इज व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू अ कोलाइडल सॉल्यूशन. सो इलेक्ट्रोलाइट क्या सब्सटेंस होता है विच ब्रेक्स इनटू आयंस इन अ मोल्टन और अ लिक्विड स्टेट. ये समझ में आ गया. अ सब्सटेंस विच ब्रेक्स इनटू आयंस, चाहे वो मोल्टन स्टेट में या लिक्विड स्टेट में. सो जब एक इलेक्ट्रोलाइट को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, इट गेट्स कोएगुलेटेड, इकट्ठा हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ डिस्पर्स्ड फेज इन अ जिगजैग मैनर. जिगजैग मैनर की मूवमेंट को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन, राइट. ठीक जी. नेक्स्ट चलेंगे. मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. हम सबको पता है कि सेल्स हैं, जैसे वी द ऑल द लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो हमेशा एक कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स चलता रहता है. जब तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, इसका हमें मतलब हमें कुछ एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी उस मूवमेंट को, उस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को करने के लिए. सो सच विच इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ठीक जी. जब along with the concentration gradient होगा तो passive transport है. So active transport is the movement of molecules against the concentration gradient, right. Next we move to the absorption of ink by blotting paper. सब बचपन में सबने क्या होगा, इंक में blotting paper डाला, सारा इंक उसके ऊपर आ जाता है. So the basic phenomenon is the capillary action phenomenon. ठीक है जी. जहां पर कैपिलरी एक्शन से क्या होता है, लिक्विड फ्लो करता है इनटू द नैरो स्पेसेस विदाउट द रेजिस्टेंस और इवन द अपोजिशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. नैरो स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेता है वो लिक्विड, जहां पर इंक. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ पीरियोडिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, दे वाइब्रेट इन द सेम फेज. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है वो भी हम देखेंगे. ठीक. सो आप ये नोटिस कर रहे हो कि every aspect of sciences, be it technology, be it the basic physics, या वो हम human beings की, जैसे हीमोग्लोबिन का क्वेश्चन था. सो बेसिक चीज़ों के साथ साथ क्या नया हो रहा है ये भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है आपके एग्जाम के अंदर. सो जो डेली बेसिस पर चेंजेस हैं वो करने हैं. कुछ जो मेजर इनोवेशंस हो चुकी हुई हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ सेल, वो हो चुका हुआ है. सो उनको भी हमने याद करना है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है, राइट. देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सोलर स्पेक्ट्रम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम.